Hello everyone, welcome to Neha Management Classes. Today in this video we are going to discuss about the types of company. ये टॉपिक हमारा कंपनीज एक्ट 2013 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड कंपनीज एक्ट 2013 has replaced the previous act 1956. So there were so many things which were added in 2013 act like one person company and many more things that you will discuss in another video. Okay, so before we start one must be aware कि company basically एक company क्या चीज़ है. It is a voluntary association incorporated under the law by two or more persons for any common purpose. It means कि जब लोग अपनी मर्जी से कुछ लोग अपनी मर्जी से इकट्ठे होते हैं, बेसिकली उनका मोटिव या पर्पस क्या होता है. यूजली इट इज़ ए बिजनेस, मतलब किसी बिजनेस पर्पस से वो इकट्ठे होते हैं, एसोसिएट होते हैं, तब वो मिलकर एक कंपनी बनाते हैं. इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन. इसको आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा गया है? देखिए, कंपनी का बेसिकली अपना कोई माइंड नहीं है, उसको कुछ लोग या उसके जो मेंबर्स हैं वो मिलकर उसको रन करते हैं. बट ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी है. इट मीन्स कि इसको हम एक अलग पर्सनालिटी की तरह, एक अलग पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं कंपनी को, बट इसका अपना कोई माइंड नहीं है. दैट्स वाई वी कॉल इट ए आर्टिफिशियल पर्सन. ओके, क्रिएटेड बाय लॉ विच सेपरेट इट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. क्योंकि हमने इसको एक अलग एंटिटी बना दिया है, इसलिए अगर हमारे कंपनी के नाम पे कोई डील की जाती है या कंपनी किसी को सू करती है या कोई और पर्सन कंपनी को सू करता है, तो उस केस में मेंबर्स और कंपनी को सेपरेटली डील किया जाएगा. ओके, मींस वो केस सिर्फ कंपनी के लिए होगा, कंपनी के नाम पर होगा, उसमें उसके मेंबर्स इंक्लूडेड नहीं होंगे, हम उनको अलग से ट्रीट करेंगे. तो इसके अगर हम इसके डेफिनेशन में देखें तो इसके करैक्टरिस्टिक्स भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं. लाइक इट्स ए वॉलंटरी एसोसिएशन. इसके करैक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट चीज़ जो हमने पढ़ी दैट वाज वॉलंटरी एसोसिएशन. इट मीन लोग अपनी मर्जी से मिलकर कोई एसोसिएशन बनाते हैं, वो विलिंग होते हैं, उनको किसी इन्फ्लुएंस से या उनसे ज़बरदस्ती मिलकर कोई हम कंपनी क्रिएट नहीं करवा रहे हैं. सेकेंड इज इनकॉर्पोरेशन. कंपनी जब तक कहीं पे रजिस्टर नहीं होती या इनकॉर्पोरेट नहीं होती तब तक हम उसे कंपनी नहीं ट्रीट करते हैं. ओके, वो एक तरह से नहीं तो ग्रुप रहेगा, सोशल ग्रुप बन जाएगा, या कोई भी ग्रुप की तरह उसको हम फॉर्मल ग्रुप की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बट वो कंपनी तभी कहलाएगी जब वो रजिस्टर होगी. सो इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड. इट्स ए आर्टिफिशियल पर्सन दैट आई हैव एक्सप्लेन बिकॉज इट हैज़ नो ब्रेन्स. इसके जो मेंबर्स हैं वही इसके डिसीजन, इससे रिगार्डिंग डिसीजन, कंपनी से रिगार्डिंग डिसीजन सिर्फ उसके मेंबर्स लेते हैं, बट हम इसको अलग से, कंपनी को हम अलग नेम या अलग इसका अकाउंट अलग से है, इसको अलग पर्सनालिटी की तरह या पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं. दैट्स वाई वी कॉल इट ए आर्टिफिशियल पर्सन. इट्स ए सेपरेट लीगल एंटिटी दैट आई टोल्ड यू कि हम इस कोई भी लीगल एक्शन है तो वो कंपनी अपने नाम पर भी ले सकती है, कंपनी के नाम पर भी कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है. दैट्स वाई वी कॉल इट ए सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट्स लिमिटेड लायबिलिटी. ये जब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि कंपनी की जो लायबिलिटी है वो कितनी बनती है, या फिर वो जो उसकी लायबिलिटी है दैट इज़ लिमिटेड टू शेयर्स और लिमिटेड टू गारंटी. तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं. दैट इज अपॉन वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी. ओके, नाउ वी विल सी कि कंपनीज की जो क्लासिफिकेशन है और बाइफिकेशन है वो हम किन किन बेसिस पे कर सकते हैं. तो बेसिकली हम 4 बेसिस हैं जिनके ऊपर हम कंपनीज को क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट इज on the basis of incorporation, second on the basis of liability, third is on the basis of control and last is the on the basis of members. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कंपनीज की क्लासिफिकेशन इन मोड्स पे हम कैसे डिपेंड करती है या इन बेसिस पे हम कैसे करते हैं. तो फर्स्ट लेते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ
इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन मीन्स कि ओरिजिनेट कैसे हुई थी, ये कंपनी जब बनी थी तो वो किस वे से, किस तरीके से बनी थी। तो इसमें हमारे फर्स्ट टाइप आती है, दैट इज रॉयल चार्टर्ड कंपनीज। सी, ये हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब किंग और क्वीन एक स्पेशल चार्टर इशू करके कुछ कंपनीज क्रिएट कर देते थे। इनको हम रॉयल चार्टर्ड कंपनीज बोलते थे। इसका एग्जांपल है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी, और जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड जो था वो भी इसका एग्जांपल में आता था। ओके, नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी कंपनीज। ये वो और जो रॉयल चार्टर्ड कंपनीज है ना, इनके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, अब नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अब ये एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। कंपनीज एक्ट में इनकी बेसिकली बात नहीं होती है। जो स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं वो उन कंपनीज की बात हम कर रहे हैं जो एक पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास करके जिन कंपनीज को बनाया जाता है, और बाय एनी स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, और इसका एग्जांपल हमारे पास कौन सा रहता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है आपकी LIC जिसको आप बोलते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ये जो कंपनीज हैं इनके पीछे भी आप देखिए, इनके जैसे एंड में आपको लिमिटेड या ऐसा नाम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सिंपली जैसे LIC है या FCI है, ये सिंपली इनको ऐसा ही नेम दिया जाता है। इनके एंड में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कुछ नेम नहीं होता है, और ये स्पेशल एक्ट पास करके बनाई जाती है। दोज आर द स्टैट्यूटरी कंपनीज। ओके, आपका RBI भी इसी एग्जाम्पल में आता है। नेक्स्ट इज द रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, मीन्स वो सारी की सारी कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 और इससे जो प्रीवियस कंपनीज एक्ट थे, कंपनीज लॉ थे, लाइक कंपनीज एक्ट 1956 में या 82 में जो हमारे पास कंपनीज लॉ थे, इस टाइम या इस एरा के टाइम पे जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड हुई होंगी उन सभी कंपनीज को हम रजिस्टर्ड कंपनीज बोलते हैं। ओके, अब हमारा जो सेकंड था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, वो हमारा लाइबिलिटी पे आता है। ओके, अब हम लाइबिलिटी वाला पढ़ लेते हैं, इस बेसिस पे हम कैसे कंपनीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। सी, इसमें हम बेसिकली कंपनीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कंपनीज लिमिटेड, लिमिटेड कंपनीज और अनलिमिटेड कंपनीज। ओके, तो लिमिटेड में भी हमारी फर्दर जो है वो सब डिवीजन में चली जाती है दो पार्ट्स में। फर्स्ट इज द कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स एंड नेक्स्ट इज द कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। तो हम लिमिटेड कंपनी में दो पार्ट पढ़े हैं, दो पार्ट को पढ़ेंगे, दैट इज लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी। तो इसमें हम क्या, लाइबिलिटी बेसिकली होता क्या है, लाइबिलिटीज की जब हम हमारे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या हमारे ऊपर कितनी जिम्मेवारी है, जब हम किसी कंपनी को बाइंड अप करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो पैसा अभी, अगर आप सपोज कीजिए कि कुछ पैसा भी चुकाने के लिए पड़ा है, कंपनी बाइंड अप हो रही है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, दैट इज़ और उसके मेंबर्स पे कितनी लाइबिलिटी बनती है, वो हम कैसे देखते हैं। उन मेंबर्स ने अगर अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स रखी है तो हम देखेंगे कि कितना अमाउंट है जो शेयर्स का, उसकी जो फेस वैल्यू है, सिर्फ उतना ही अमाउंट जो है उसके मेंबर्स को पे अप करना पड़ेगा, बस वहीं तक उसकी लाइबिलिटी या जिम्मेवारी बनती है, उसके बियॉन्ड उसको कोई पैसे, एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते। तो इसमें हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इज वन विच इन विच मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो MOA है, जो सबसे पहले जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का, जब वो बनाया गया था ऑफ द कंपनी, उसमें ये स्पेसिफाई किया जाता है कि जो लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर आर लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स विच दे ऑन। तो जो उन्होंने शेयर्स वो खरीदे हैं, अगर सपोज कीजिए कि आपने 10,000 के शेयर खरीदे थे, उसमें से अगर 6,000 आपने कंपनी को पे कर दिए हैं और 4,000 अभी पे नहीं किए हैं, तो अगर बाइंड अप होने की कंडीशन आ जाती है तो आपकी लाइबिलिटी अब कितनी बचती है, ओनली 4,000, क्योंकि 6,000 तो आप पहले पे कर चुके हो। तो आपका लाइबिलिटी सिर्फ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स पे रहती है। ओके, इसी तरह अगर आपने कंपनीज लिमिटेड बाय जो गारंटी है, उसमें क्या है, इसमें आप शेयर्स के फेस वैल्यू से आप लाइबिलिटी नहीं देखते, आपने जितने अमाउंट की गारंटी ली होती है कि बाइंडिंग अप होने पे मैं इतने अमाउंट की
गारंटी लेता हूँ जैसे 10 lakhs 20 lakhs, तो आपकी लाइबिलिटी सिर्फ उतने सम की बनती है. ओके, मीन्स दैट द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज कन्फाइंड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू ए स्टिपुलेटेड सम, जितना उन्होंने गारंटी किया था. ओके, कि मैं इतना कंट्रीब्यूट करूंगा कंपनीज के एसेट में. अगर बाइंडिंग अप की कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है या ऐसी सिचुएशन आ जाती है. ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी में तो ये रहा. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मीनिंग है? मीन्स ए कंपनी हुज लाइबिलिटी डज नॉट हैव एनी लिमिट. मीन्स इस यहाँ पे कोई लिमिट डिफाइन नहीं की गई है. आपके अपने पर्सनल एसेट्स तक बिक सकते हैं अगर कंपनी बाइंड अप होती है तो. मीन्स जितना पैसा आपको देने के लिए पड़ा है आपको उतना चुकाना पड़ता है. आपकी लाइबिलिटी कंप्लीटली, आपके पर्सनल जो एसेट्स भी हैं वो भी आपको बेचने तक पड़ सकते हैं अगर उनके अमाउंट आपको पे अप कर. एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स. कितने लोग मिलकर उस कंपनी को बना रहे हैं और मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस कंपनी की इनकॉर्पोरेशन में, वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक कंपनी है, और इज इट ओपीसी, वन पर्सन कंपनी. ओके, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे कंपनी को डिफ्रेंशिएट करते हैं. अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनी के अलग अलग फीचर्स भी होते हैं. प्राइवेट कंपनी के कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे, इसी तरह पब्लिक कंपनी का ओपीसी के. फॉर एग्जांपल, अगर प्राइवेट कंपनी है आपकी तो वहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विल रिमेन 2 एंड मैक्सिमम इट कैन गो टू 200 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013. बिफोर दिस नंबर वाज 50 ओनली, जो कि आपके कंपनीज एक्ट 1956 में अलाउड था. ओके, और कुछ फीचर्स भी हैं लाइक यहाँ के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारा होता है वो रिस्ट्रिक्ट करता है राइट ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफर शेयर. मींस आप अपने जो शेयर्स हैं वो अपने जो इसके मेंबर्स के शेयर हैं वो आप आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. और इसके मैक्सिमम नंबर जैसे मैंने आपको बता दिया वो आपका 200 से ऊपर नहीं जा सकता. एंड डज नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स और डिवेंचर्स. मीन्स आपके स्टॉक मार्केट में आपके शेयर्स बिकने के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं प्राइवेट कंपनी में. ओके, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, दैट्स वाई. ऐसे ही पब्लिक कंपनी के अपने फीचर्स हैं. इसके शेयर्स हम कैपिटल मार्केट में फॉर सब्सक्रिप्शन हम पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं कि आप हमारे शेयर्स खरीदो, अपने कैपिटल वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए. और यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए होते हैं आपको? 7 एंड मैक्सिमम इज अनलिमिटेड. और जितनी भी पब्लिक कंपनीज है ना, बेसिकली हम इनको गवर्नमेंट कंपनीज भी बोलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ही इतनी कंपनीज को ऑक्युपाई करता है. उसकी जो होल्डिंग पावर है या कंट्रोल पावर है वो गवर्नमेंट के पास होती है, इवन इट्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या बोथ. ओके, वन पर्सन कंपनी में क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलरली एक पर्सन, सिंगल पर्सन ही है जो सारा का सारा शेयर कैपिटल को होल्ड करता है प्रैक्टिकली, जिसके पास उसका सारा कंट्रोल होता है. इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन भी 1 ही रहते हैं. तो इसी के अकॉर्डिंग एक मैंने आगे चार्ट क्रिएट किया था जिसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें मेंशन है. सी, यहाँ पे डायरेक्टर्स का मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर हमने मेंशन किया हुआ है. इसी तरह हमने मेंबर्स का भी मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए किसी कंपनी में और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं. ये मैंने 1 पर्सन कंपनी को अगर आप पहले लिख दें फिर प्राइवेट और देन पब्लिक कंपनी को इस तरह से लिखेंगे तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करना बहुत ही आसान हो जाती है. ठीक है, देखिए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, और ये बहुत आसान है इस तरह याद करना. और मैक्सिमम इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखो पॉइंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी अप टू 15 इन ऑल ऑफ 3, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो ओपीसी है. यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट कंपनी मीन्स पब्लिक कंपनी की बात कर रही हूँ मैं. यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज 15. इसी तरह अगर हम मेंबर्स पे आते हैं तो आप ओपीसी तो हमें पता है 1 पर्सन कंपनी है तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम नंबर 1 सेम रहेगा. बट प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 2 एंड मैक्सिमम कैन गो टू 200. इसी तरह पब्लिक में क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 7 और मैक्सिमम इट कैन गो टू इनफाइनाइट. अनलिमिटेड है नंबर ऑफ मेंबर्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट इन
यहाँ पे पब्लिक कंपनी में वो अपनी पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, उसके मेंबर बन सकते हैं। ओके ओके। एक ओपीसी का एक और पॉइंट था कि ये हमें ये तो पता है कि ये हमारी कंपनी जो थी, या ये वाला एक कंसेप्ट था, वो हमारा 2013 में कंपनीज एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था। बट ये एक तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही सिमिलर है, बट जो ऑनर है उसकी जो लाइबिलिटी बनती है इसमें, दैट इज लिमिटेड। ओके, यही एक मेन डिफरेंस है, अदरवाइज इट इज सिमिलर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, एक और डिफरेंस जो मैंने आपको अभी नहीं बताया, कि आपने देखा होगा प्राइवेट कंपनीज के पीछे जो एंडिंग है उनकी, वो पीवीटी लिमिटेड से होती है, और जो पब्लिक कंपनीज हैं उनमें सिर्फ लिमिटेड आता है। ओके, तो ये एक डिफ्रेंशिएट करने का। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल और होल्डिंग, कि जो इसकी शेयर्स हैं उसके ऊपर किसका कंट्रोल है या कौन सी कंपनी इसको होल्ड करती है। ओके, देखिए इसमें होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी दो टर्म्स आती हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर सपोज कीजिए आपके पास एक कंपनी एक्स है, एक वाई है। एक्स कंपनी वाई के मोर देन 50% शेयर अगर बाय कर लेती है, तो एक्स कंपनी उसकी पेरेंट कंपनी और होल्डिंग कंपनी बन जाती है, और जिसके वाई कंपनी मतलब जिसके शेयर्स को इसने एक्वायर किया है मोर देन 15%, वो कंपनी इसकी सब्सिडरी बन जाएगी। बहुत ही सिंपल है ना। पेरेंट कंपनी ऑल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल बाय ओनिंग द मोर देन 50% ऑफ इट्स देयर सब्सिडरी कंपनी शेयर। ओके, और ऐसे ही एक और टर्म है सब्सिडरी कंपनी, आपको पता चल गया, जिसके शेयर्स मोर देन 50% शेयर जिसके बाय कर लिए गए हैं बाय अनदर कंपनी, वो सब्सिडरी कंपनी बनेगी। ओके, एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी कौन सी है? जैसे एक्स वाई वाला हमने एग्जांपल लिया, मान लो अब एक्स कंपनी वाई कंपनी के 20%, मिनिमम 20% है और मैक्सिमम इसका 50 तक जा सकता है। 50 से ऊपर गया तो वो तो फिर सब्सिडरी काउंट हो जाएगी। अगर 20 और 50 के बीच में कोई भी परसेंटेज ऑफ शेयर वो खरीद लेती है, तो जो दूसरी वाई कंपनी है वो एक्स की एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। ओके, मीन्स यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। एसोसिएट कंपनी आर दोज कंपनी इन विच अनदर कंपनी have significant influence. Significant influence means amount to the ownership of at least 20% of shares of its associate company. वो associate company के at least 20% और maximum 50 तक जा सकता है। अगर 50 से ऊपर खरीद लिए तब तो obviously that will convert into a subsidiary company, और जिसने खरीदे हैं that will become a holding और parent company ना। तो ये basis of control या holding पे हम कंपनीज की जो बाइफिकेशन करते हैं वो इस टर्म में भी। अब आप इसी वे में देख लीजिए, अगर जैसे स्पेशल कंपनीज में आपको गवर्नमेंट कंपनी बोली, जब कोई कंपनी गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी के मोर देन 50% मतलब 60% शेयर या 70% शेयर खरीद लेगी, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। ऐसे ही अगर वो कोई कंपनी यहाँ पे इंडिया में इनरोल ना होके वो कहीं और जाके रजिस्टर होती है, फॉरेन में रजिस्टर होती है, तो वो फॉरेन कंपनी बन जाती है। ऐसे ही सेक्शन 8 कंपनीज, ये वो कंपनीज हैं जो कि हमारी मतलब जिनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है कंपनीज का, दैट इज फॉर प्रमोटिंग रिसर्च और सोशल वेलफेयर और रिलीजन या चैरिटी। ओके, इन कंपनीज को हम सेक्शन 8 कंपनीज भी बोलते हैं। ऐसे ही डोमेस्टिक कंपनी कौन सी कंपनी हुई? जो कंपनी हमारी विद इन इंडिया की जो टेरिटरी है या जियोग्राफिकल वो है, उसके अंदर जब वो कंपनी अगर रजिस्टर हुई है कहीं भी किसी भी स्टेट में या किसी सेंटर की उसमें अंडर, तो हम उसको बोलेंगे कि ये एक डोमेस्टिक कंपनी है। तो जियोग्राफिकल एरिया या बाउंड्रीज के अंडर अगर हमारी इंडिया की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंडर वो रजिस्टर हुई है, देन इट्स ए डोमेस्टिक कंपनी। तो इसी तरह हमारी बहुत सारी क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं जिनके बेसिस पे हम कंपनीज को क्लासिफाई करते हैं। तो 4 मेन बेसिस मैंने आपको बता दिया, और मिसलेनियस में आपके ये स्पेशल कंपनी मैंने बता दिया आपको, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन एंड सेक्शन 8 एंड डोमेस्टिक। गवर्नमेंट कंपनी में एक और चीज़, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर भी किसी कंपनी में इकट्ठे होकर भी वो खरीद सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी इकट्ठे होकर खरीद सकती है, और सिंपली सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसी कंपनी को
क्रिएट कर सकती है या उसके शेयर्स को खरीद सकती है, वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी. ओके, that's all for the types of companies. If you like the video, please like, share and subscribe my channel. That's all for the day. Thank you everyone. Thanks a lot.